जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। और आज हम लोग बायो को पढ़ेंगे। आज हम लोग ठीक है एक नए सफ़र पे चलेंगे, बायोलॉजी के सफ़र पे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। ठीक है, ये आपका बायो का आपका प्रथम लेक्चर और प्रथम चैप्टर है, जिसमें हम लोग किसको देखेंगे, सेल के बारे में। अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें देखिए क्या क्या हम लोग ठीक है पढ़ेंगे। इसमें हम लोग, एक मिनट रुक जाइए, बता दे रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ, तो इसके बारे में देखिए, सेल का परिचय हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे इसमें, हम लोग सेल का परिचय देखेंगे। उसके बाद सेल का प्रकार देखेंगे। उसके बाद इस सेल में ठीक है ना ऑर्गन, यानी सेल ऑर्गन के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सेल ऑर्गन के फिर क्या कार्य हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ठीक है ना कोशिका का विभाजन देखेंगे और इसके महत्व को देखेंगे। समझ में आ रहा है? इतना हम लोग आज सेल में, मतलब आज पूरे सेल में इतना पढ़ेंगे, और आज जितना तक पढ़ पाएंगे उतना तक पढ़ पाएंगे। चलिए तो अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ये जो बायो हम ठीक है ना आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये जो बायो है ऐसा नहीं किसी खास एग्जाम के लिए नहीं है। आप अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा आपका एक तरह समझिए क्या है कि फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन कोर्स की तरह है। तो ये आपके किसी भी अगर एग्जाम में आप बैठिएगा तो वहाँ क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा हम कॉन्सेप्ट ही कराने जा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट से आपका टोटल क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। चाहे बिहार पुलिस में बैठिए, बिहार दरोगा में बैठिए, बिहार एसएससी में बैठिए, एनटीपीसी, रेलवे, इवन बीपीएससी, एसएससी, जितना आपका एग्जाम है, अगर बायो से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि आपके जितने भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं, उनको भी क्या हो, फायदा हो। और सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए तो बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं कोशिका। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो हम लोग बायो में पढ़ते किसके बारे में, तो हम लोग बायो में पढ़ते हैं सजीव के बारे में, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जैव मंडल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, जैव मंडल के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आ गया जैव मंडल, तो जैव मंडल हिस्सा क्या है, तो देखिए जैव मंडल हिस्सा है हमारा पर्यावरण का। ठीक है ना, किसका हिस्सा है जी, बोलिए, पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है ना, जैसे कि पर्यावरण में अगर देखा जाए आपका, ठीक है, तो पर्यावरण में क्या क्या आता है, पर्यावरण में आपका आता है इसमें आपका आता है स्थल मंडल, स्थल मंडल प्लस जल मंडल प्लस वायुमंडल, और क्या आता है, और आपका आता है जैव मंडल। इसमें और क्या आता है आपका, जैव मंडल। ठीक है, तो बायो में अगर देखा जाए तो इसी जैव मंडल का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, इसी जैव मंडल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हालांकि देखिए ये जो पर्यावरण का ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये तो आपका निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। जैव मंडल में ही क्या है, सजीव है। और बायो में हम इसी का अध्ययन करते हैं, सजीवों का, इसी का स्टडी करते हैं, सजीवों के बारे में। किसमें, बायोलॉजी में, है कि नहीं। और देखिए पूरे अगर देखिएगा तो हर जगह अगर यूनिवर्स है तो उसमें क्या है, सजीव ही सजीव है, निर्जीव भी है। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्या, सजीव का करेंगे। तो पर्यावरण में आपका जो क्या क्या हो सकता है, पर्यावरण में सजीव हो सकता है, और क्या हो सकता है, निर्जीव भी, जैसा कि अभी देख रहे हैं निर्जीव। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे कि सजीव और निर्जीव बना हुआ क्या चीज क्या है। ठीक है ना, यानी उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन है, यानी किससे बना हुआ है। तो देखिए अगर निर्जीव की अगर बात करें तो निर्जीव में मुख्य रूप से क्या होता है, आइटम एंड मोलिक्यूल्स। क्या होता है, आइटम एंड मोलिक्यूल्स, यानी अणु एवं परमाणुओं का बना होता है। ये निर्जीव किससे बना होता है आपका, आइटम एंड आपका मोलिक्यूल्स, यानी कि आपका ये हो गया परमाणु और ये हो गया अणु का बना होता है। ठीक है, और अगर सजीव की बात करें तो उसका जो बना हुआ है वो सेल से, यानी शुरुआत ही उसका सेल से होता है। समझ में आ रहा। हालांकि देखिए सेल से होने का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपका अणु और परमाणु नहीं होगा। ठीक है ना, अणु परमाणु भी होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो सजीव का जो स्टार्ट होता है वो सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, उससे पहले सेल बनने में भी इसका भूमिका होता है। तो इसमें देखिएगा
सजीव का जो निर्माण होगा तो इससे क्या 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 होगा, इसमें सेल होगा, इसमें क्या क्या होगा, इसमें देखिए इसमें आपका सेल होगा, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू बनता है, यानी टिश्यू मतलब कोशिका, बहुत सारे कोशिकाओं का समूह क्या बनता है, टिश्यू यानी कि उत्तक। अब बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनेगा, तो बहुत सारे उत्तक मिलकर आपका बनेगा ऑर्गन, क्या बनाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि अंग बनेगा, बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम यानी कि आपका अंग तंत्र, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र जब मिल जाएगा तो आपका एक बॉडी का निर्माण होगा, एक बॉडी का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, एक बॉडी का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, कहने का मतलब हुआ आपका कि किसी भी जो सजीव की उत्पत्ति हुई है वो सेल से हुई है, तो सेल क्या होता है, बहुत सारे सेलों का समूह मिलकर क्या बनाएगा, उसके बाद टिश्यू बनाएगा यानी कि उत्तक बनाएगा, बहुत सारे टिश्यू का समूह मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा यानी कि अंग बनाएगा, और बहुत सारे अंग आपस में जुड़कर एक अंग तंत्र बनाएंगे कि यानी कि उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। जब प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाएगा तो एक बॉडी का निर्माण होगा, ठीक है ना, यानी बॉडी का निर्माण होगा। ये बॉडी किसका होगा, सजीव का होगा, सजीव का होगा, चाहे वो सजीव सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या आपका एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमन कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि सेल के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं आपका सेल के बारे में, ठीक है, सेल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सेल जो है आपका यानी बॉडी बना हुआ है, बॉडी जो बना हुआ है पूरे सेल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अगर बात करें सेल का, सेल मतलब क्या, कोशिका, ठीक है। तो ये जो कोशिका है आपका, ठीक है ना, ये सजीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि आपका, ठीक है ना, क्या क्या स्ट्रक्चरल यूनिट एंड एवं फंक्शनल यूनिट है, क्या क्या है, यानी कोशिका को हम कह सकते हैं कि ये सजीव का क्या है, पहला तो आपका इसको कह सकते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। अभी समझाएंगे अभी कि संरचनात्मक इकाई क्या है। उसके बाद है आपका फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट यानी कि कार्यात्मक इकाई, इकाई। देखिए अभी जस्ट अभी हमने बोला कि जो भी सजीव की उत्पत्ति हुई है वो सेल से हुई है, यानी कि संरचना यानी कि बनने में उसका योगदान किसका है, सेल का है। तो कह सकते हैं कि नहीं, संरचनात्मक इकाई, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं इसको, संरचनात्मक इकाई, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं इसको, संरचनात्मक इकाई, यानी ये संरचना बना रहा है, ठीक है ना, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये सजीव का क्या करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है, बनाता है, तो इसको कह सकते हैं कि नहीं, स्ट्रक्चर यूनिट, क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट। तो यहाँ पे देखिए ना, सेल से ही टिश्यू बना है, टिश्यू से ही ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, तब कहीं जाके बॉडी बना है। तो यही अगर सेल ही नहीं रहता तो टिश्यू बनता, जब टिश्यू नहीं बनता तो ऑर्गन ही नहीं बनता, ऑर्गन अगर नहीं बनता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, फिर बॉडी का तो नाम ही मत लीजिए, बॉडी तो बनता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो संरचना यानी बनाने में किसका योगदान है, सेल का, तो इसको कह सकते हैं क्या, संरचनात्मक इकाई, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब है कि जो सेल है कई कार्यों को संपन्न कराता है। समझ में आ रहा है समझ में, यानी कि अगर ये संरचनात्मक इकाई के साथ साथ क्रियात्मक इकाई भी है, अगर सेल नहीं काम करेगा अच्छे से, सोच के देखिए, यानी सेल नहीं काम करेगा और उस तरह से अगर बहुत सारा सेल काम नहीं करने का, यानी सेलों का समूह अच्छे से काम नहीं करने लगेगा, इसका मतलब टिश्यू भी अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से टिश्यू नहीं काम करेगा तो ऑर्गन नहीं करेगा, ऑर्गन सिस्टम अच्छा तो बॉडी भी अच्छे से नहीं काम करेगा, यानी लास्ट में बॉडी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यानी कि ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये कार्यात्मक इकाई भी, यानी कि कार्य भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे हर जगह का सेल अलग अलग काम करता है, जैसे आंख का
जो आपका सेल है, ठीक है ना, वो जो सेल है उस वो देखने का आपको सहूलियत दे रहा है, काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। मस्कुलर सेल है, ठीक है ना, जो आपको क्या है, उसको चलने में सहायता कर रहा है, यानी हर एक सेल क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप, ठीक है ना, कार्यात्मक इकाई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करें सजीव की, ठीक है ना, तो ये मोटा मोटी तौर पे, ठीक है ना, आप सेल देख लिए, ठीक है ना। अब बात करें हम लोग किसकी, सजीव की, तो सजीव में कौन कौन आएगा आपका, यानी आपका सजीव, तो सजीव में कौन कौन आएंगे, तो सजीव में आएंगे प्लांट्स एवं एनिमल, प्लांट्स एवं एनिमल, प्लांट्स और क्या आएंगे, एनिमल, यानी कि पौधे और जंतु, पौधे और जंतु। एनिमल मीन्स जानवर नहीं समझिएगा, जंतु मीन्स उसमें सब आ जाएंगे, यानी कि आपका जानवर, जीव जंतु जितने भी हैं, मानव भी सब उसी में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सजीव में हम लोग यानी इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लांट्स और एनिमल के बारे में, ठीक है ना। अब चूंकि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग, ठीक है ना, दोनों के सेल के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, यानी दोनों के सेल के बारे में, यानी कि हम लोग प्लांट सेल में भी पढ़ेंगे और एनिमल सेल के वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, साथ साथ ही चलेंगे, समझ में आ रहा है। प्लांट सेल को भी पढ़ेंगे और एनिमल सेल को भी पढ़ेंगे। अब रह गया बात कि देखिए दोनों जो सेल है ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, दोनों सेल में आगे चल के बताएंगे, हालांकि यहीं पे आपको थोड़ा बहुत इससे सेल से संबंधित बता दे रहे हैं कि दोनों सेल में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। कुछ ऐसा चीज है जो प्लांट सेल एनिमल में, ठीक है ना, सेल में एक्स्ट्रा है और एनिमल सेल में वो नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या है, यानी कोशिका भित्ति आपका वो प्लांट सेल में मिलेगा लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगा, इसी तरह से कुछ, ठीक है ना। तो लगभग आपका समान ही होता है, यानी कि इक्वल ही होता है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, चल ठीक है, आने वाले आगे जस्ट क्लास में। उसके बाद देखिए कि बात करें कि सेल के आकार एवं आकृति की, ठीक है ना, कि सेल का जो आकार एवं आकृति, ठीक है ना, तो बात करें इसका सेल की आकार एवं आकृति के बारे में, इसका आकार एंड आकृति यानी कि शेप एंड साइज, ठीक है ना, आकार एवं आकृति यानी कि शेप एंड साइज, यानी कि इसको आकार को बोलेंगे साइज एंड शेप। तो देखिए ये लगभग क्या होता है ना कि ये आपका नियत बना हुआ रहता है, ठीक है ना, यानी कि आकार अगर देखिएगा तो आकार इसका, ठीक है ना, क्या होता है कि समान होता है, ठीक है ना, आकार एक समान नहीं होता है, सॉरी एक समान नहीं होता है, ठीक है ना। आकार की बात करें इसका आकार की, तो ये आपका एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी जरूरी नहीं कि जैसे सेल आप लोग देखते होंगे, जरूरी नहीं कि सेल गोलाकार ही हो, ठीक है ना, यानी कि इसका जो आकार होगा समान जरूरी नहीं, ठीक है ना, इसका आकार गोल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि आकार एक जैसा नहीं हो सकता है। बात करें आकृति की, ठीक है ना, तो इसकी आकृति जो है नियत रहती है, यानी कि शेप हमेशा नियत रहता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है ना। देखिए आकार और आकृति में थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना, अब इसको कैसे समझाएं, जैसे समझिए, जैसे कि इसका आकार इस तरह से, ठीक है ना, चलिए इसको समझाते हैं, इसको कि यहाँ पे चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि, ठीक है ना, ये है, तो इसका आकार देखिए क्या है, इसका आकार आपका, ठीक है ना, लगभग, ठीक है ना, क्या है, आयताकार है। तो ये क्या होता है ना कि जरूरी नहीं कि सबका, ठीक है ना, कोशिका का जो आकार है वो एक जैसा होगा, हो सके कोई गोलाकार भी हो, ठीक है ना, क्या हो, कोई गोलाकार भी हो, इस तरह से, समझ में आ रहा है। यानी कि आकार इसका कुछ भी हो सकता है, यानी कि समान नहीं होगा। मान लीजिए कोई इस तरह से चिपटा टाइप का हो सेल, आकार क्या हो, चिपटे टाइप का हो, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गया आकार की, क्या होगी, आकार की। लेकिन बात करें आकृति, उसका नियत रहता है। नियत कहने का मतलब है कि अगर कोई ये आयताकार है तो हमेशा आयताकार ही होगा, ना कि वही वाला बदल के गोल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, या इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेल का जो आकार है वो तो बदल एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन जो जैसा रहेगा वो हमेशा वैसा ही रहेगा, यानी कि वो फिर नहीं बदलेगा। यानी कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, अगर ये गोल है तो ये अपना, ठीक है ना, आकृति को नियत बनाए रखेगा, यानी कि समझ में आ रहा है, फिक्स रखेगा, ठीक है। लेकिन अब बात भी यहाँ लेकिन आ जाता है, हम फिर लेकिन क्यों बोल रहे हैं,
तो कुछ अपवाद है यानी कुछ एक्सेप्शन है जिसमें आकृति बदलता है, समझ में आ रहा ना। लेकिन देखिए साइंस में क्या होता है, अपवाद में कि उसको मुख्य रूप से हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ जो एक्सेप्शन है उसको भी छोड़ेंगे नहीं, देख के चलेंगे। तो अपवाद में कुछ ऐसा है जिसमें क्या होता है ना कि उसका आकृति यानी जो होता है शेप वो बदलता है, यानी कि एक समान नहीं रहता है। जैसे कि अमीबा, ठीक है ना, आप लोग अमीबा का नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे अमीबा के बारे में। तो अमीबा का जो आकृति पल भल यानी कि पल पल बदलता रहता है, ठीक है। तो यानी कि इसका देखिए आकृति नियत रहता है पर अपवाद है एक्सेप्शन है क्या, अमीबा। तो अमीबा का देखिए आकृति कभी आपका बदलता रहेगा, ठीक है ना। अमीबा की आकृति देखिए तो कभी ऐसा हो जाएगा, तो कभी ऐसा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो कभी कुछ हो जाएगा, है कि नहीं, यानी एक जैसा नहीं रहेगा। अमीबा के साथ एक और है जिसकी आकृति बदलती है। नंबर 1 अमीबा हो गया, तो नंबर 2 होता है WBC, ठीक है ना। WBC वही WBC जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, RBC और WBC। तो बात सिर्फ यहाँ किसका कर रहे हैं, WBC की कर रहे हैं, ठीक है ना। बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, WBC की कर रहे हैं। ये इसका आकार क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। यानी अमीबा का आकार भी बदलते रहता है और WBC का भी आकार बदलते रहता है। बाकी सब जितना भी है उस सबका क्या होता है, आकार नियत होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपका है कि जो सेल की संख्या, ठीक है ना, तो सेल की संख्या के आधार पे, ठीक है ना, तो कितने तरह के होते हैं। तो सेल की संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेल की संख्या, तो सेल की संख्या की बात करें तो सेल की संख्या के आधार पे, ठीक है ना, यानी कि सेल की संख्या के आधार पे जो आपका सजीव होता है वो 2 तरह के होता है। एक होता है आपका, ठीक है ना, यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है ना। तो सेल के आधार पे, ठीक है ना, जंतुओं का जो प्रकार होता है 2 प्रकार के होता है। एक होता है आपका यूनिसेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर यानी इसको क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। और एक होता है मल्टी सेलुलर, एक होता है आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। क्या होता है मल्टी सेलुलर, जिसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय, क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय कहेंगे। आ रहा है समझ में। अब यहां पे देखिए यूनिसेलुलर कहने का मतलब है कि वैसा जीव जिसकी उत्पत्ति यानी कि जिसकी संरचना या बॉडी में सिर्फ एक ही कोशिका का योगदान हो, समझ में आ रहा है, यानी एक ही कोशिका का हो ही, और एक ही कोशिका उसमें है और एक ही कोशिका से सारा काम करता होगा, एक कोशिका के अलावा दूसरा कोशिका उसमें नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसे भी है यहाँ पे सूक्ष्म जीव, तो क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म जीव ही कहलाएंगे। तो एक कोशिका वाले क्या हो जाएंगे, जो सूक्ष्म जीव होंगे, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो इसमें एक कोशिकीय यानी एक कोशिका होगा, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर जिसमें क्या होगा, एक से कई कोशिका होगा, ठीक है, एक से कई कोशिका होगा। तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो कि सेल जैसे जस्ट अभी देखे थे सेल, ठीक है ना, तो सेल मिलकर क्या बनेगा आपका, टिश्यू। अभी जस्ट देखें टिश्यू यानी कि उत्तक मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन यानी कि अंग, और ऑर्गन मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाएंगे तो बॉडी का निर्माण होगा। तो देखिए एक कोशिकीय में क्या होगा, ओनली फॉर उसमें सेल ही रहेगा क्योंकि उसमें एक ही कोशिका है, ठीक है ना। तो एक कोशिका तो कभी मिलकर टिश्यू बना नहीं सकता है, कभी बना सकता है। तो सूक्ष्म जो जीव होता है यानी एकदम माइक्रो सूक्ष्म जीव होता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो उसमें क्या होता है, उसमें ओनली फॉर क्या होता है, सेल होता है, उसमें क्या होता है, ओनली फॉर सेल ही होता है। लेकिन अगर बात करें बहुकोशिकीय की, तो बहुकोशिकीय में आपका इतना सब होता है, हालांकि सेल भी होता है, तो सेल एक से अधिक होता है, और एक से अधिक सेल क्या बनाएगा, टिश्यू, फिर क्या बनेगा, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर बॉडी, समझ में आ रहा है? नहीं एक बॉडी में इतना सारा होता है बहुकोशिकीय में, ठीक है। आ रहा है समझ में जी, यहाँ तक क्लियर है,
ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहां तक जो पढ़ा रहे हैं आप यकीन मानिए, ठीक है ना, मेरे कहने पे नहीं जाइए। जब आपका भले ही एक लेक्चर ही चले, यानी एक लेक्चर के बाद ही जितना आपको पढ़ाएं, आप कोई भी इससे रिलेटेड, ठीक है ना, बायो से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड बुक उठा के अगर देखिएगा बाबू, तो आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी वहाँ क्वेश्चन आपको बनेगा, समझ में भी आएगा। और देखिए इतना इस तरह से अगर ध्यान से अगर समझने पे, देखिए अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, हालांकि समझ में आ ही जाएगा, इतना आराम आराम से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको समझने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी बुक उठा के पढ़िएगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए बात कर लिए सेल की संख्या, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, सेल, ठीक है ना, साइज ऑफ सेल, ठीक है ना, साइज ऑफ सेल, सेल की संख्या बात कर लिए, साइज ऑफ सेल, ऑर्गन, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ चलिए, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब लोग हम बात करेंगे, ठीक है ना, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, ठीक है ना, यानी कि सेल का आकार, ठीक है ना, सेल का आकार। देखिए सेल का आकार किस पे डिपेंड करेगा? तो सेल का जो आकार है, ठीक है ना, वो उसके कार्य पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करेगा? तो जो सेल का आकार है उसके कार्य पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? और बात करें आकार की, तो सेल का जो आकार होता है, ठीक है ना, तो सेल का आकार अगर होता है तो 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, से ज़्यादा नहीं होता है, से ज़्यादा नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम लोग जानते हैं अपने नंग आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का ही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इतना ये छोटा है कि 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर। तो ये हमारे, ठीक ना, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप के हम उसको नहीं देख सकते हैं। अरे समझ में, हम उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं कि अपवाद, तो जैसे कि यहाँ पर अपवाद था आपका, ठीक है ना, कि अमीबा बदल रहा था, उसी तरह यहाँ भी अपवाद है, ठीक है ना। अपवाद क्या है कि अभी तो क्या बोले कि हम लोग कोशिका को नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसका साइज इतना होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इतना होता है आपका, ठीक है ना। लेकिन बात करें वहीं आपका क्या, किसका, आपका कौन सा सेल, तो संसार का देखिएगा सबसे बड़ा, ठीक है ना, संसार का सबसे बड़ा कोई कोशिका है तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है आपका? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना, क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए पहला पॉइंट कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, अंडा, ठीक है ना, वो संसार का सबसे बड़ा अंडा है, ठीक है ना। देखिए संसार का बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। इसका अगर देखिए आकार की बात कर लें तो इसका जो आकार है लगभग कितना होना चाहिए, हाँ 170 गुने 135 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, समझ में आ रहा है ना। यानी इसको हम देख सकते हैं, इसको ऐसे हाथ में, समझ में आ रहा है ना, इसको ऐसे हाथ में ले सकते हैं तो तुम इतना बड़ा लगेगा, इतना बड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बड़ा अंडा, ठीक है ना। तो इसको तो ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब आइए कि संसार का सबसे छोटा, संसार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत चीज नहीं बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, तो आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं, तो चलिए लिख ही दे रहे हैं जी। संसार का, ठीक है ना, सबसे छोटा सेल, छोटा सेल, तो ये आपका है सबसे छोटा सेल आपका है, ठीक है ना, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सेप्टिकम, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा, ठीक है ना। बात कर लिए संसार में सबसे बड़ा, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा, ठीक है ना, गैलीसेप्टिकम, ठीक है ना, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब बात करते हैं, ठीक है ना, मानव में। तो बात करते हैं मानव में, यानी कि शरीर में, ठीक है। तो शरीर में यानी मानव शरीर में सबसे, ठीक है ना, छोटी कोशिका, शरीर में, ठीक है ना, सबसे छोटी
कोशिका सेल, तो वो क्या है, मानव का, ठीक है ना, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु होता है। बात करें कि सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा शरीर में यानी बॉडी का सबसे बड़ा सेल, बिग, ठीक है ना, बिगेस्ट सेल, तो ये होगा ओवा यानी कि अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु। यानी कि सबसे छोटा सेल क्या होगा, मेल रिप्रोडक्शन, समझ में आ रहा है, जनन कोशिका, और ये क्या होगा, ओवा, फीमेल का जनन कोशिका, समझ में आ रहा है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि बड़ा देख लिए, छोटा देख लिए, अब देखते हैं कि सबसे लंबा, समझ में आ रहा है ना, सबसे लंबा शरीर में, सबसे लंबा, तो लंबा आपका कौन होगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। देखिए समझ में आ रहा है, न्यूरॉन सेल सबसे क्या होगा आपका, ठीक है ना, बड़ा होगा, सॉरी लंबा होगा। अब देखिए बात यहाँ पे समझिए, बड़ा और लंबा में थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो समझिए, बड़ा कहने का मतलब है कि इसको बड़ा कहने का मतलब समझिए, और लंबा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बड़ा कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई कॉपी है, ठीक है ना, ये कोई कॉपी है, इससे भी बड़ा कोई कॉपी ले लिए, या मान लीजिए यही क्या है, बड़ा है, लेकिन लंबाई में क्या हो गया कि कोई लंबा हो, जैसे मान लीजिए क्या ये लंबा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, जैसे कि गांधी मैदान क्या है, बड़ा फील्ड है, और लंबा में क्या हो गया, जैसे कि लंबा में आप ले सकते हैं कुतुब मीनार, क्या है, लंबा है, उसी तरह, ठीक है ना, तो सबसे लंबी कौन हो जाएगा, न्यूरॉन सेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब उसमें अब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि सेल की संख्या किस पे, यानी कि यहाँ पे सेल का जो संख्या है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे साइज, जो सेल का संख्या है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, तो सेल की संख्या जो है बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, यानी कि सेल की संख्या, नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या, सेल की संख्या किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, आपका साइज ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के साइज पे, बॉडी के साइज पे डिपेंड करेगा। बॉडी के साइज पे है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए बॉडी के साइज पे डिपेंड करेगा, जैसे शुरुआत में ही बताए थे कि, ठीक है ना, कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि बना हुआ है, क्या है, कोशिका से बना हुआ है। जैसे कैसे घर बनता है, किससे, तो घर बनता है आपका, कह सकते हैं अगर घर का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो ईंट है, यानी एक एक ईंट जोड़कर क्या बना है, घर बना है, तो उसी तरह से एक एक सेल जोड़ के क्या बना है, क्या बना है, बॉडी बना है। तो सोच के देखिए, जितना ज्यादा बड़ा घर उसमें ज्यादा उतना ही ईंट लगेगा, है कि नहीं, ज्यादा ईंट लगेगी तो ज्यादा घर बड़ा बनेगा, और छोटा छोटा घर में क्या चाहिए, कम ईंट लगेगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह से समझिए, अगर कोई बड़ा आकार का बॉडी है कोई जीव का, तो उसमें ज्यादा सेल होंगे, जैसे हाथी, हाथी में क्या होगा, ज्यादा सेल होगा, किसके कंपेयर में, चूहा के कंपेयर में। चूहा देखते इतनी को है, कितनी को है, इतनी को है, तो उसमें क्या है, उसमें सेल की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, आकार पे कर रहा है। जैसे घर पे भी समझिए, जैसे कि उसको बनता है ईंट से, यहाँ सेल से बना हुआ है, तो बड़ा घर होगा तो क्या होगा, ईंट की संख्या ज्यादा होगा, छोटा घर होगा तो क्या होगा, ईंट की संख्या कम होगी। अरे समझ में, यानी कि यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, उसका संख्या, तो बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, आगे चलिए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बोर्ड को करेंगे क्या, साफ करेंगे, उसके आगे और इसके आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं और इसके आगे की बात अब करते हैं। देखिए, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको मेहनत करना होगा, और निरंतर मेहनत करना होगा, और सभी सब्जेक्ट को आपको समान, ठीक है ना, नज़र से ही इंपॉर्टेंस देना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ पे आप रहिएगा, ठीक है ना, तो नहीं होगा। अगर जीके जीएस है तो आपको साइंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है। आप घबराइए नहीं, ठीक है ना, धीरे धीरे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब का ही वीडियो, ठीक है ना, हम लाएंगे आपके लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे और आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सेल जो है और कैसे कैसे, ठीक है ना, इसमें सहायता मिला है आपका, ठीक है ना, सेल के निर्माण में। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिएगा कि 1590 में, ठीक है ना, यानी कि एक कह सकते हैं कि बायोलॉजी के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन तब आया जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप की खोज हुआ, तो माइक्रोस्कोप की खोज, ठीक है ना, खोज करता थे आपका जेड जॉनसन और एच जॉनसन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप की खोज हुआ, और ये खोज होता है आपको लगभग 1590 में। किसने खोजा? जेड जॉनसन एंड आपका एच, जेड जॉनसन और एच जॉनसन, हाँ एच जॉनसन, ठीक है। ये दोनों क्या था? दोनों भाई था, समझ में आ रहा है? दोनों भाई था, टाइटल से ही समझ रहे हैं, ठीक है ना, जॉनसन दोनों भाई था, समझ में आ रहा है? यही दोनों ने, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप की खोज की। तो ऐसा नहीं कि हम आज जिस तरह से माइक्रोस्कोप देख रहे हैं वैसा नहीं खोजा, लेकिन चलिए ठीक है ना, यानी शुरुआत तो हो गया था कि सूक्ष्म चीज को हम लोग, यानी कि जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते थे उसको अब देख सकते हैं, ठीक है ना। जब खोज हुआ, ठीक है ना, तो इसके बाद देखिए तब जाके, ठीक है ना, इसके सहायता से रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, सबसे पहले सेल की खोज की। यानी सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या बताया? सेल के बारे में बताता है कौन? रॉबर्ट हुक बताता है। रॉबर्ट हुक सेल के बारे में सबसे पहले बताता है। देखिए ये बताता कैसे है? तो ये क्या करता है कि एक पेड़, ठीक है ना, एक पेड़ के छाल को, ठीक है ना, एक पेड़ के छाल को ये काटता है, ठीक है। यानी एक पेड़ के छाल को काटकर उसको एकदम बारीक से बारीक पतला करके, यानी कॉर्क से, उसको जब इस माइक्रोस्कोप से देखता है तो उसमें देखता है कि उसमें छोटे छोटे, ठीक है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसा खाली जगह, यानी कि घर बना हुआ है, समझ में आ रहा है? छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसा बना हुआ है, ठीक है। यानी जब इसने देखा कि उसमें, जब माइक्रोस्कोप से उस पेड़ के छाल को, कॉर्क को पतले लेयर काट के, तो उसमें देखा कि क्या देखा कि उसमें इस तरह से छोटे छोटे घर बने हुए हैं, इस तरह से मधुमक्खी का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से देखा। अब देखिए चूंकि इस छोटा कमरा है, कैसा है? छोटा कमरा, छोटा कमरा, ठीक है ना। तो देखिए लैटिन भाषा में इस छोटे कमरे को बोला जाता है सेलुला, ठीक है ना। तो लैटिन भाषा में इस छोटे कमरे को बोला जाता है सेलुला, समझ में आ रहा है? क्या बोला जाता है? सेलुला, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा था? छोटे कमरे की जैसा, समझ में आ रहा है? तो इसी के सेलुला के आधार पे इसका नाम क्या दिया गया? सेल दिया गया, ठीक है ना। इसी के आधार पे इसका क्या नाम रखा? सेल नाम रखा। क्या नाम रखा? सेल नाम रखा, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया, लेकिन ट्विस्ट यहां पे ये आता है कि ये जो सेल इन्होंने बताया ये जीवित सेल नहीं था। क्या था? डेड सेल था, मृत सेल था। क्योंकि छाल, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो पेड़ का जो छाल होता है वो डेड होता है, समझ में आ रहा है ना, वो उसमें जीवित छाल नहीं, सॉरी जीवित सेल नहीं होता है, मृत सेल होता है। तो ये जो बताया रॉबर्ट हुक सेल, वो कैसा सेल था? तो ये आपका मृत सेल, यानी मृत कोशिका के बारे में बताया, ठीक है ना। किसके बारे में बताया? मृत कोशिका के
बारे में बताया, यानी कि पेड़ के कॉर्क में जो जिससे प्रयोग किया वो कैसा सेल के बारे में बताया, मृत कोशिका के बारे में बताया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि आपका, ठीक है, 1600 जीवित सेल का, ठीक है ना, खोज किया कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ, ठीक है ना, यानी कि इससे भी थोड़ा और बेटर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब खोज हुआ तो 1674 में, ठीक है ना, जीवित सेल के बारे में पता चला, जिसने किसने बताया, लोवन, ठीक है ना, लोवान हुक ने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे आपको कि 1700 नहीं जी, कितना होना चाहिए, 1674 में जीवित सेल के बारे में, ठीक है ना, पता चला। और वो कौन बताया, लुआन हुक ने। किसने बताया, लुआन हुक ने बताया, लुआन हॉक ने बताया, ठीक है। और किसके थ्रू, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, कैसे बताया इसने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, तो उसमें आपका डबल लेंस लगा हुआ था, ठीक है ना, तो उससे और अधिक सूक्ष्म चीजों को दिखा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। जैसे और यहाँ पे जो कॉर्क पे देखे थे उसको भी आप, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है, आपको कॉर्क जो वह सेलुला नाम दिया था, ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब बात आया कि किस आधार पे इसने कहा कि जीवित सेल है, ठीक है ना। यानी कि जीवित बोल देने से थोड़ी ना होगा, यानी कि क्या उसमें ऐसा देखा कि उसने कहा जीवित है। तो देखिए उसमें उसने तरल पदार्थ को देखा, ठीक है ना, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें क्या दिखा, तरल पदार्थ, ठीक है ना, क्या दिखा, तरल पदार्थ दिखा। किसको दिखा, लोआन हुक को, तरल पदार्थ, ठीक है। और ये तरल पदार्थ था क्या, प्रोटोप्लाज्म था, क्या था आपका, ये था प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव, ठीक है, यही जीव द्रव, ठीक है ना। आगे देखिए बताएंगे कि इसी जीव द्रव में, ठीक है ना, आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और आपका और आपका ये प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, ठीक है ना। और उसी कोशिका द्रव में सेल के जितने भी ऑर्गन होते हैं जो सेल को जीवित रखते हैं, ये इसी कारण होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो सेल का जो ऑर्गन है वो डेड हो जाएगा। जब सेल का ऑर्गन डेड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल भी डेड हो जाएगा। इसलिए जीवित सेल है, इसका सबसे अच्छा साक्ष्य ये है, प्रमाण ये है कि इससे क्या है, इसमें प्रोटोप्लाज्म में तरल पदार्थ है, ठीक है। यानी कि इसमें अब बात करते हैं कि जीवित सेल और मृत सेल में मजबूत कौन होगा। तो भाई मजबूत तो मृत सेल होगा, ठीक है ना। जीवित सेल की तुलना में आपका जो मृत सेल है वो क्या होगा, ये अधिक मजबूत होगा। क्या होगा, अधिक मजबूत होगा, है कि नहीं, अधिक मजबूत होगा। जैसे हम लोग का देखिए पैर का नाखून, ये हाथ का नाखून, ये आगे का हिस्सा क्या होता है, मृत है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अधिक मजबूत है, अधिक मजबूत है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अधिक मजबूत होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसमें कोशिका द्रव नहीं होता है, सॉरी जीव द्रव नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और आगे देखिए कि फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका सेल का खोज हो चुका है, मृत और उसके बाद जीवित भी। अब उसमें फिर क्या खोज होगा, तो अब उसके अंदर के न्यूक्लियस को भी पता लगा लिया गया। समझ में आ रहा है, कब लगाया गया, 1931 में, ठीक है। तो 1931 में रॉबर्ट ब्राउन ने, 1931 में किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने किसका पता लगाया, तो ये पता लगाता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस का यानी कि केंद्रक का, न्यूक्लियस का पता लगाया, यानी किसका, केंद्रक का पता लगाता है, ठीक है ना। किसका पता लगाया, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना, न्यूक्लियस का, केंद्रक का पता लगाया। उसके बाद देखिएगा आगे कि
इतना होने के बाद भी, यानी इतना होने के बाद भी अभी ये नहीं पता चला कि अभी तक कि सजीव जो जीव की जो अस्तित्व है वो सेल से है। समझ में आ रहा है ना? यानी इतना होने के बाद भी ये भी नहीं पता चला, अभी तक ये नहीं पता चला कि जो सजीव का जो अस्तित्व है वो सेल के कारण ही है। ठीक है ना? यानी अभी तक अस्तित्व का कारण नहीं पता चला कि सेल ही है। ठीक है ना? अब आगे देखिए, तो नहीं पता चला तो आगे इसके लिए एक सिद्धांत आता है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, सेल थ्योरी। ठीक है ना? अब देखेंगे हम लोग क्या सेल थ्योरी, यानी क्या आपका, ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ये आपका आता है 1838, कब आया? 1838 से हाँ 39 के बीच, 1838 से 39। ये दिया स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है ना, कि ये सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। ठीक है ना? अब देखिए, चूंकि ये थ्योरी है, सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत में कुछ ना कुछ ही बताएगा। किसके बारे में? सेल के बारे में बताएगा। तो अब इसी में देखेंगे कि इस सेल में, ठीक है ना, इसने क्या बताया, यानी कि, ठीक है ना, स्लाइडन एवं स्वान ने क्या बताया। समझ में आ रहा है? तो इसके कुछ मुख्य बात है, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन्होंने बताया। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला बात इसने यह बताया कि जो सजीव है, सजीव की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? सेल से। सेल से हुई है। चाहे वो सेल क्या हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो यानी एक कोशिका का बना हो, चाहे वो एक से अधिक कोशिका का बना हुआ यानी कि मल्टी सेलुलर हो। ठीक है ना? लेकिन निर्माण किससे हुआ है? सेल से ही सजीव का हुआ है। ठीक है ना? एक मतलब एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर हो, एक प्लस यानी एक से अधिक यानी कि क्या? मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय हो, यानी कि बना हुआ है वह सेल से ही, चाहे एक सेल से मिलकर बने या उसमें कई सेलों का समूह मिलकर बनाए। आ रहा है समझ में कि नहीं? बनेगा तो सेल से ही। दूसरा बात इसने क्या कहा, ठीक है, तो दूसरा बात इसने कहा कि ये जो होगा कि सजीव अभी तक, ठीक है ना, हाँ ये तो हो गया कि एक से अधिक। ठीक है, इसने कहा कि सजीव की जो निर्माण होगा उसमें कम से कम एक सेल तो जरूर होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी सजीव की उत्पत्ति में सेल की, यानी एक सेल से शुरुआत जरूर होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी शुरुआती कम से कम एक सेल जरूर होगा, ऐसा नहीं कि बिना सेल के नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जिसका शुरुआत है सजीव का, शुरुआत एक सेल यानी सेल से ही होता है, सेल से ही होता है। ठीक है ना? सेल से ही होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, सेल से ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल से होता है, यानी कि जब कोई सजीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, तो मादा से आपका ओवा यानी मेल का स्पर्म, ठीक है ना, आपका फीमेल के ओवा तक जाता है, वहां से निषेचन होता है। निषेचन होने से के बाद क्या बन रहा है देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, कि निषेचन होने के बाद आपका बनेगा जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से क्या बनेगा? फ्लूइड, और फ्लूइड से क्या बनेगा? चाइल्ड। क्या बनेगा? चाइल्ड। समझ में आ रहा है? तो जो जाइगोट है वो एक कोशिकीय है। जाइगोट क्या है? यानी कि आपका क्या है? एक कोशिकीय है। समझ में आ रहा है ना? जाइगोट एक कोशिकीय है। जाइगोट से अगर, ठीक है ना, स्पर्म और ओवा भी क्या है? कोशिकीय। अब जाइगोट से आपका क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो ये आपका, ठीक है, क्या यानी कि फिर बहुकोशिकीय होता चलेगा। यानी शुरुआत तो क्या होगा? एक कोशिकीय से ही होगा। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे स्पर्म क्या होगा? स्पर्म प्लस ओवा, ओवा, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनाएगा? जाइगोट, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनने के बाद फिर आगे का जो प्रक्रिया है वो क्या बनेगा? फ्लूइड्स। क्या बनेगा? फ्लूइड्स। उसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद यानी कि ये भ्रूण बनेगा, ये गर्भ हो गया, भ्रूण गर्भ, उसके बाद एक चाइल्ड का निर्माण होगा यानी बच्चे का। आ रहा है समझ में? ये इसने दूसरा बात कहा। तीसरा बात इसने कहा कि सेल जो है हमेशा स्वतंत्र होता है। सेल क्या होता है? अपने आप में स्वतंत्र होता है ना? अभी लेकिन कहिएगा सर अभी जस्ट बताएं कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, ठीक है ना? जो टिश्यू का जो समूह है, ठीक है ना, जब टिश्यू का समूह है वो तो क्या होगा?
वो आपका फिर स्वतंत्र कैसे होगा, ठीक है ना, क्या होगा, स्वतंत्र कैसे होगा, ठीक है ना, स्वतंत्र कैसे होगा। तो भले ही टिश्यू बनाता है लेकिन अपने आप में कोशिका क्या होता है, स्वतंत्र होता है। समझ में आ रहा है, अपने आप में क्या होता है, कोशिका स्वतंत्र ही होता है। अब आगे चलिए, ठीक है ना, चौथा पॉइंट इसने क्या बताया, तो चौथा इसने बताया कि जो सेल का निर्माण है, ठीक है ना, वो किससे हुआ है, तो वो आपका न्यूक्लियस से हुआ है। चौथा बात बताया कि सेल का निर्माण किससे हुआ है, तो केंद्रक से हुआ है, ठीक है ना, न्यूक्लियस से हुआ है, ठीक है ना, किससे हुआ है, न्यूक्लियस से हुआ है, यानी कि केंद्रक से हुआ है, ठीक है ना। केंद्रक से आगे बताएंगे, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना, तो केंद्रक भी मरता है, उसका जीव द्रव्य भी मरता है, ठीक है, तो केंद्रक से हुआ है, ठीक है ना। अब बात यहाँ होता है कि इतना बताने के बाद भी, यानी इतना बताने के बाद भी सेल का निर्माण कैसे होता है ये नहीं बता पाया। यानी इतना पॉइंट ही बताया, पहला पॉइंट बताया कि जो कोई भी सजीव है उसका निर्माण सेल से होता है, चाहे एक सेल हो या बहुत सेल, बहुत ज्यादा सेल हो। शुरुआत में, ठीक है ना, जो स्टार्ट होगा एक सेल से जरूर होगा, जैसे यहाँ पर जस्ट बताएं। उसके बाद बोल रहा है ये स्वतंत्र होता है सेल अपने आप में। उसके बाद सेल का जो निर्माण होता है न्यूक्लियस से होता है। लेकिन अभी यहाँ ये नहीं पता चला पूरी तरह से कि सेल का निर्माण होता कैसे है, ठीक है ना, यानी प्रक्रिया अभी भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना, प्रक्रिया अभी भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब प्रक्रिया कैसे पता चलेगा, तो देखिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो जो होता है कि मेरा रेगुलर कभी कभी नहीं आ पाता है, रीजन है कि समय, ठीक है ना, हम बहुत नहीं हो पाने के कारण, समय की पाबंदी हो जाने के कारण कभी कभी वीडियो नहीं डलाता है, ठीक है ना। अभी अगर समय अगर देखिएगा, ठीक है ना, तभी रात के 12:15 बज रहा है, ठीक है ना, और इस समय हम आपके लिए वीडियो, ठीक है ना, बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। लास्ट में देखिएगा, ठीक है ना, आपको टाइम भी दिखा देंगे, नहीं तो चलिए, ठीक है। और रूटीन पूरा व्यस्त होता है, ठीक है ना, अभी सुबह में जाके क्लास भी लेना है। चलिए अब देखते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सेल थ्योरी देख लिए, यहां से अभी तक नहीं पता चला कि सेल का निर्माण होता कैसे है। तो इसके लिए देखिए फिर आता है आपका सेल डिवीजन, ठीक है ना, फिर आया, ठीक है ना, किसका बारे में पता चला, सेल डिवीजन। डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, कि बस इतना ही छोड़ देंगे। सेल डिवीजन यानी कोशिका का विभाजन। देखिए कोशिका का जो विभाजन है, ठीक है, तो ये कब पता चला, तो ये बताया 1855 में, इसके बारे में कब, 1855 में, ठीक है। किसने बताया, तो ये आपका, ठीक है ना, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है ना, किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ हाँ ऐसे, रुडोल्फ विर्चो, विरचोव, रुडोल्फ विरचोव ने बताया, ठीक है ना। और इसने क्या बताया कि ये बताया कि जो सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। तो सेल डिवीजन में होता क्या है, तो इसने बताया सेल डिवीजन में होता क्या है कि कोई, ठीक है ना, ओल्ड सेल यानी कि पुराना सेल से ही क्या होता है, न्यू सेल का निर्माण होता है, यानी कि नया कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना। यही पुराना सेल, आगे डिटेल में जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ बताएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे देखिए, अगर ये कोशिका है, इसका न्यूक्लियस है, यही आगे चल के क्या होता है, टूट कर एक नया बनाता है। तो इससे क्या होगा, पहले देखिए बहुत सा इसमें देखिए टाइप सेल डिवीजन का, ठीक है ना, किसी का होता है कि आपका जीव द्रव मरता है, कहीं पहले न्यूक्लियस बनता है, ठीक है ना। तो डिटेल में देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से तो समझने के लिए आपको बताते हैं। तो कभी ऐसा क्या होगा कि इसका पहले न्यूक्लियस इस तरह से टूट जाएगा, फिर क्या होगा, जब न्यूक्लियस टूट जाएगा तो ये आपस में ऐसे घेरा बनाएगा, और जब ऐसे घेरा बनाने के बाद कुछ देर के बाद पूरा सट जाएगा, और पूरी तरह से क्या होगा, एक दो सेल का उत्पत्ति हो जाता है। देखिए पुराने से ही नया का हुआ कि नहीं, ठीक है। डिटेल में आगे देखेंगे सेल डिवीजन, ठीक है ना। यहाँ आपको बता दिए कि सेल डिवीजन, ठीक है ना, किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने कब बताया, 1855 में। सेल डिवीजन में क्या होता है कि पुराना सेल से नया सेल का निर्माण होता है, ठीक है। आ रहा समझ में।
और देखिए तो इसमें संपूर्ण सेल को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, आगे देखेंगे हम लोग कि संपूर्ण सेल को हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं। संपूर्ण सेल को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो इसके लिए आपको, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी आया, ठीक है ना, यानी संपूर्ण सेल को परिभाषित करने के लिए यानी किसके थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद एक और थ्योरी आता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, यानी कि, ठीक है ना, जीव द्रव सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, यानी कि जीव द्रव सिद्धांत, जीव द्रव सिद्धांत। और ये भी सिद्धांत है तो इसमें भी कुछ ना कुछ बात होगा जी, है कि नहीं, बात है, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे चलकर आपको 1861 में, ठीक है ना, मैक्स सुल्ज ने बताया कि सेल क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि मैक्स सुल्ज, यानी कि, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है ना, इसमें बताया मैक्स सुल्ज। चलिए यहाँ पे जगह यहाँ पे बताए थे, इसके आगे समझिए, इसके आगे यहाँ पे, ठीक है ना, बता रहे हैं कि मैक्स सुल्ज, ठीक है ना, कौन, मैक्स सुल्ज, आपको मैक्स सुल्ज बताता है कि सेल क्या है, गोलाकार होता है। क्या होता है, सेल गोलाकार होता है, जो सरासरी क्या था, गलत था। सिर्फ गोलाकार थोड़ी ना होता है, अभी तो जस्ट बताएं, ठीक है ना, सेल का आकार एक जैसा नहीं होगा, समझ रहे ना। तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे चलकर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज जब होता है तो इससे देखिए क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर जो आपका माइक्रोस्कोप का जो शुरुआत में किया था, ठीक है ना, जेड जॉनसन और आपका एच जॉनसन, उससे भी ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये और छोटा से छोटा, यानी उससे जो देखना, जो इतना देख रहा था ना, उससे समझ रहे हैं ना 10,000 गुना, या समझिए कि 50,000 गुना और भी ज्यादा सूक्ष्म चीजों को ही दिखा सकता था। अब देखिए जब इतना सूक्ष्म को दिखा सकता था तो सोच के देखिए, जब उस सेल के दिखेगा तब सेल को अगर देखेगा, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि अगर ये सेल होता, ठीक है ना, ये सेल होता तो इसको अगर ऐसे दिखता तो इसमें और भी चीज दिखेगा, और भी चीज दिखेगा। तो उसमें अब देखिए जब सेल में, अब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा, अब 10,000 गुना चीज को बड़ा करके दिखाने लगा, तो इसमें और चीज दिखा, तो इसमें और क्या दिखेगा, इसमें अब सेल का ऑर्गन दिखने लगेगा, यानी सेल के अंदर कौन कौन उसका अंग है, समझ में आ रहा ना। और सेल का स्ट्रक्चर दिखेगा, क्या दिखेगा, सेल का स्ट्रक्चर भी दिखने लगेगा, समझ में आ रहा कि। तो यहां पे देखिए सेल का स्ट्रक्चर भी दिखने लगेगा। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है ना, सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका का संरचना, सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका का संरचना, ठीक है। तो देखिए ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, यानी कि ये पार्ट 1 था, हम देखेंगे पार्ट 2 में इसको, सेल के पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो चैप्टर का देखिए नाम नहीं लिखे थे तो यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, चैप्टर का नाम आपका क्या है, सेल है, यानी कोशिका है, और ये पहला चैप्टर था, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो कृपया आप लोग बताएं, ठीक है ना, कि कैसा लगा आपको ये आज का सेशन, ठीक है ना। अपना जो भी राय हो, जो भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दें, राय दें। और ये पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो, ठीक है ना, आप देखिए चूंकि आपका फीडबैक क्या होता है, मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक है ना। तो हमें और एनर्जी आएगा ताकि, ठीक है ना, और अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो लाएं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। इसको आप लोग, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसको एक बार ना समझ में आए, एक दो बार हालांकि आ जाएगा, ठीक है ना, वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा तो अच्छे में से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद सभी को।